ठीक है, चलो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन में थे। एंगुलर एक्सेलरेशन जो किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में आया था, अल्फा बराबर, भी लिखना नहीं है, ये चीजें आप लोग को हम लास्ट टाइम बता चुके हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए अल्फा, यदि एवरेज की बात करें यानी कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये कितना था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1 था, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ये एवरेज के लिए था। उसी तरह सिमिलर था, सिमिलर कैसे, सिमिलर किसके, जैसे एक्सेलरेशन ए बराबर जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब है कि लीनियर एक्सेलरेशन जैसे चेंज इन लीनियर वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम था, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यहां से इसके सिमिलरिटी हमको दिख रहा है। ये एक चीज और है जो हम लोग बात कर रहे थे, यूनिट इसका क्या होगा, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, यानी रेडियन पर सेकेंड तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो गया और टाइम भी डिवाइड हुआ है इसीलिए पर सेकेंड, तो फाइनली ये क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा ये। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो लीनियर एक्सेलरेशन था इसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरिटी दिख रहा है कुछ, सिमिलरिटी ये है कि जहां मीटर था वहां रेडियन हो गया है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। समझ पा रहे हैं, यदि आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पता है तो उसी करस्पॉन्डिंग आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट देख सकते हैं। तो वहां क्या था, वहां पर यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, पार्टिकल के जो एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकेंड, उसको पर सेकेंड से या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, और यदि कांस्टेंट रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है, इसमें एक और टर्म है, ध्यान से समझिएगा। उस पहला टर्म क्या है, पहला टर्म जो हम लोग लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट में, फॉर इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए यदि हम अल्फा इंस्टेंटेनियस और सिंपल अल्फा लिखते हैं तो अल्फा बराबर क्या हुआ था, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ध्यान से अभी देखिएगा, लिखना नहीं है, सिर्फ फोकस कीजिए क्या कहा जा रहा है। तो अल्फा मतलब यदि कुछ नहीं लिखा है, एवरेज नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट है वो। तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियसली बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, वो छोटा सा चेंज। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। जैसे याद करने की कोशिश कीजिए, लीनियर एक्सेलरेशन ए बराबर क्या लिख सकते थे हम, वी डीवी अपॉन डीएक्स लिख सकते थे। तो हम अल्फा की बात करेंगे तो जैसे हम वहां पर v रोल प्ले करता है, यहां कौन रोल प्ले करता है, ओमेगा, तो इसलिए ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई, और जहां x रोल प्ले करता है यहां क्या करता है, थीटा। समझ गए, तो सिमिलरली उसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया यदि हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं तो। अब उसके बाद थर्ड में क्या है कि अल्फा बराबर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हम लीनियर एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड।
ये तीनों इक्वेशन एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तीनों का अलग अलग एक्सप्रेशन है। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहें अल्फा इज फंक्शन ऑफ ओमेगा, इसमें लिखना चाहें अल्फा इज फंक्शन ऑफ थीटा और ओमेगा कॉमा थीटा, और यहां लिखेंगे अल्फा इज फंक्शन ऑफ थीटा। यदि अल्फा चेंज करेगा ओमेगा के चेंज होने से तो फर्स्ट इक्वेशन को फॉलो करेंगे, और यदि अल्फा चेंज करेगा ओमेगा और थीटा दोनों के चेंज होने से तो सेकंड एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे। और यदि अल्फा चेंज कर रहा है सिर्फ थीटा के चेंज कर जाने से, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें थीटा सिर्फ दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन थर्ड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस अल्फा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1, क्या लिखिएगा? अल्फा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1। आपसे पूछ रहा है, सॉरी, पार्टिकल का आपसे थीटा इज इक्वल टू पूछ रहा है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, ऐसे पूछ रहा है वो। अब आपसे पूछ रहेगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये बताएगा ओमेगा, तो ये कितना आएगा 2t प्लस 1, 2t प्लस 2 प्लस 0। अब उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर या बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी कर दे, तो फाइनली कितना होगा 2 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यदि पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वैरी कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करने से हमको एंगुलर वेलोसिटी मिला, और फिर उसको डिफरेंशिएट किए तो क्या मिल गया, यानी कि हमारा थीटा के चेंज होने से, क्योंकि थीटा टी पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली टी पे डिपेंड करेगा, तभी तो मोशन मिलेगा। टाइम के साथ पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो हमको डी थीटा अपॉन डी टी मिलेगा, उसी को एक फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको अल्फा मिल जाएगा। यहां पर कुछ और रिलेशंस दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। समझ पाए इस बात को? लीनियर यदि इक्वेशंस, लीनियर काइनेमेटिक्स आपका क्लियर है तो एंगुलर काइनेमेटिक्स भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से काइनेमेटिक्स का बात कर रहे हैं। यहां कहीं भी फोर्स है, इसका मतलब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन किस पार्ट में है, काइनेमेटिक्स पार्ट में। डायनेमिक पार्ट्स में नेक्स्ट अगले मतलब ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को हम लोग डायनेमिक पार्ट्स में आ जाएंगे। अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो लीनियर पार्ट है, मतलब लीनियर कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स पार्ट है सर्कुलर मोशन का, और एक्सप्रेशन ये सारे फॉलो होंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये फैन ऑफ कर दो, तो ये वाला फैन वो चलाना है तो चला लो, देख लीजिए। ठीक है, यदि आप लोग को लगे तो क्लास आपका जो सेशन इंड हो जाता है, सेशन इंड होने के बाद भी आप आराम से हॉल में बैठ के पढ़ सकते हैं। हॉल खाली रहता है पूरा, चाहेंगे तो आप सेशन इंड होने के बाद 2 घंटा यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे आपका पढ़ाई बेहतर होगा। बीच में चाहे कुछ कॉफी या फिर नीचे जाकर आप करके आ सकते हैं, फिर 2 घंटा यहाँ पढ़ सकते हैं अच्छे से। समझ गए? इशू है पढ़ना। घर पे मान लीजिए कोई दिक्कत है तो यहाँ बैठ के 2 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा भी पढ़िएगा तो बहुत होगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम हर दिन कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ लेते हैं।
आप लोग, हमको तो कोई एग्जाम भी नहीं देना है, तब गेट ठीक है, देंगे नहीं देंगे कोई अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना, आपका तो फिक्स है, आपको तो देना ही देना है। ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, पढ़िए अच्छे से मन लगा करके, पढ़ना तो है ही, माइंड को ऐसे ऐसे प्रोग्राम करिए कि पढ़ना तो है ही, हंस के पढ़िए या रो के पढ़िए, पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना अच्छे से हंस के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ये तो वही बात हो गया ना, रास्ते पे चलना तो चलना ही है, तो आप मुस्कुरा के चलिए, खुश होके चलिए, चलना तो पड़ेगा ही। नहीं तो बोलिए स्पॉन्सर करते हैं, एक पान का दुकान खोलना है तो बोलिए। आप लोग रील्स बहुत सारे देखते होंगे, उसमें एक रील अभी अभी हाल फिलहाल में आ रहा है, आप लोग देखे नहीं कि शायद पता नहीं, उसमें एक अरब का एक आदमी हेलमेट पहने हुए है और बेचारा बहुत दुखी है, बोल रहा है मैं इंडिया से हूँ, और बोल रहा है वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, तो बोल रहा है कि मैंने अपने समय नहीं पढ़ाई किया, आप लोग को बोल रहा हूँ समय है, पढ़ लीजिए। देखा है आप लोग ने, देख के बैठा होगा, अब ऐसा नहीं है, सब लोग देख के बैठे होंगे, आखिर मार्क्स ऐसे ही कम थोड़ी ना आ रहा है। चलिए, हो गया, क्वेश्चंस करें, चलिए, कहीं कोई डाउट है तो बोलिएगा, क्लियर है? जो लीनियर मोशन में है वही वही चीज हम लोग एंगुलर में कर रहे हैं, बस अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, अभी काइनेमेटिक्स पार्ट में ही हैं हम लोग, अभी ये 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा, यदि ये मिस कर जाइएगा तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा। और ये जान लीजिए सर्कुलर मोशन जो है वो रोटेशन का बेस है, यदि आपको रोटेशन मोशन समझना है तो सर्कुलर मोशन को समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप रोटेशन मोशन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कौन इच्छा व्यक्त कर रहा है अपनी, बताइए हमको व्यक्त कीजिए इच्छा। क्वेश्चन कह रहा है द एंगुलर, अभी क्वेश्चन लिखना नहीं है, सिर्फ देखें यहां पर, एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t+1। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड, पहला अल्फा एवरेज बराबर क्या होगा, फॉर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। सेकेंड पूछ रहा है अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या होगा एट टी बराबर 2 सेकेंड पर। ठीक है, आपसे ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 2 सेकेंड पर पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान से सिचुएशन को समझिए थोड़ा। मान लीजिए पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया ओ, मान लीजिए 1 सेकेंड में यहां पर है वो, ठीक है, और फिर 3 सेकेंड में यहां पहुंच गया, और ये 2 सेकेंड पर है, ये टी बराबर 1 सेकेंड, ये टी बराबर 2 सेकेंड, और ये टी बराबर 3 सेकेंड। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, टाइम बीत रहा है, तो वो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। हो सकता है कि पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेकर वो मान लीजिए 10 सेकेंड में फिर से अपने ओरिजिन पोजीशन पे आ जाता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या रहा है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, उसका एंगुलर वेलोसिटी वैरी कर रहा है टाइम के साथ, जिसका रिलेशन आपको दिए हुए है। यदि आपसे पूछा जाए टी बराबर 0 पर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। 0 सेकेंड पर, यानी कि 0 सेकेंड में पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा,
1 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली कुछ एंगुलर वेलोसिटी से चला है, रेस से नहीं चला है। उसके पास इनिशियली कुछ एंगुलर वेलोसिटी था और वो कितना था, 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, समय जैसे जैसे बीता तो 1 सेकेंड पे यहां था, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी उसका 1 रेडियन पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी कुछ रहा होगा, 3 सेकेंड पे भी कुछ रहा होगा। आपसे पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए 1 से 3 सेकेंड जाने के दौरान में क्या रहा। अब फिर पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए जब वो 2 सेकेंड पे था। 2 सेकेंड पे जहां भी था उस पॉइंट पर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था, वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए यहां पर सेम बहुत सिंपल है बनाना। इसके लिए हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले ओमेगा कितने पर, टी बराबर 1 सेकेंड पे पता करते हैं कितना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा 1 बोलेंगे। दैट इज इक्वल टू कितना, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 और 1 2 और 2 4, तो ये आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहीं भी होगा, हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर इसका ओमेगा कितना आया, 4 रेडियन पर सेकेंड। यदि हमको इसका रेडियस पता होता, मान लीजिए हमको रेडियस पता होता, तो हम इस पॉइंट पर उसका एंगुलर स्पीड या लीनियर स्पीड पता कर सकते थे, v बराबर आर ओमेगा से। हमको उसकी जरूरत नहीं है, हम अलग से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप कैसे उसमें और सोच सकते हैं। आपको सिर्फ मतलब है एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने से। तो यहां पर 1 सेकेंड पे निकल गया ओमेगा, टी बराबर 3 सेकेंड पे निकालना है, जिसको ओमेगा 2 बोलेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16 रेडियन पर सेकेंड हुआ। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, अल्फा, और ये एवरेज निकालना है। तो ये होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। तो ओमेगा 2 कितना आया, 16 माइनस 4 डिवीजन में 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 12, और बाई ये कितना हुआ 2, ये कैंसिल 6, यानी कि 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर उसका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ। कितने से कितने सेकंड के लिए, 1 से 3 सेकंड के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि एवरेज निकल गया, अल्फा इंस्टेंटेनियस, तो हमको निकालना है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी होगा। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी करेंगे, तो इसका यहां वैल्यू पुट करें तो डी टी, और ये आ जाएगा ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2t होगा, और ये 2 इंटू 1 प्लस 0, और यहां पर ये काम खत्म। तो ये आ गया हमारा एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। तो यहां पर t का वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा कितने टाइम पर, 2 सेकेंड पर, तो यहां 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी अल्फा t बराबर 2 सेकेंड पर कितना आया, 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है एवरेज में 6 आया और उस इंस्टेंट पर भी 2 पर भी 6 आ गया। कोइंसिडेंटली होता है, ऐसा जनरली होता नहीं है, कुछ अलग भी आ सकता है। मतलब ये जो वैल्यू निकला इस पोजीशन पर निकला, और ये जो वैल्यू निकला है ये 1 से 3 सेकेंड के दौरान में जो एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ उसके कारण निकला है। अब आपको यह सोचना है कि पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज है और उसका एंगुलर वेलोसिटी भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। आप इसमें पुट करके देख लीजिए, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। याद कीजिए लीनियर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी कब बढ़ता है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसी डायरेक्शन में उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी है। याद है? तो अब हम जैसे इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, तो हम डायरेक्शन की बात करें, राइट डाउन कीजिए इसको, राइट डाउन कीजिए, डायरेक्शन की बात करते हैं। फिर थोड़ा फास्ट कीजिएगा, समय कम है। तुम लोग लेट मत आया करो बायो क्लास में। अब वो क्या फिर
बेंच है ना, यही वो समय है जिस समय के लिए बेंच रखा गया है बाहर। ठीक है, इश्यू क्यों नहीं आया है? वो जल्दी छुट्टी लेता नहीं, क्या हुआ बोलो। घूमने गया है? अरे बाप रे, आने दो तब। घूमने गया है? दुर्गा पूजा में छुट्टी तो दे ही रहे हैं, अभी से क्या घूमने का जरूरत पड़ी है? 4 दिन का रहेगा, 4 दिन का छुट्टी देंगे आप लोग। एक दिन विजयदशमी के बाद का रहेगा। हाँ, संडे है वो, तो ऐसे भी वो छुट्टी था। 4 दिन का देंगे, लेकिन इधर छुट्टी करिएगा तो फिर छुट्टी कम कर देंगे। ट्वेल्व वाला को तो सिलेबस खत्म हो गया, तो वो लोग का थोड़ा लंबा छुट्टी जाएगा। उन लोग क्लासेस भी बहुत ज्यादा हुआ है, हर दिन 6-6 घंटा 5-5 घंटा लगातार क्लास चला है, इसीलिए वो लोग खुश है। देखिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, अदरवाइज आपको थोड़ा फील नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ाएगा, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। एकदम बेसिक लेवल रहा, ठीक है, जो छोटा मोटा स्टेट एग्जाम में होता है, छोटा मोटा मतलब ऐसे ही बस लेने के लिए ले लिया, जैसे बिहार पॉलिटेक्निक, जो मेरा जो स्टूडेंट जो कुछ नहीं किया +2 में, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है उसमें। एकदम मिठाई लेके आ गया, हम बोले मिठाई में कुछ मिला नहीं ना है, क्योंकि तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम्हारा हो जाएगा, तो वो पहले टेस्ट किया खुद, हम बोले हाँ अब ठीक है। कोई ठीक नहीं है, बैग में तलवार वार लेके आ जाते हैं, डर लगता है। आइए देखिए, यदि क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ेगा तो आपको डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझना, तब आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होना चाहिए। ध्यान समझिए, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे उसको लेके चलेंगे, ध्यान से समझिए। यहां पर जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये लीनियर की बात हो रही है, यहां पर हम बात कर रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो इधर इस पॉजिटिव एक्स में लीनियर एक्सेलरेशन है, और यदि पॉजिटिव एक्स में वेलोसिटी है पार्टिकल का, तो वेलोसिटी इंक्रीज करता था, याद है। और यदि मान लीजिए कि नेगेटिव एक्स में एक्सेलरेशन है और पार्टिकल का वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्स में है, तो भी इंक्रीज करता था, ठीक है। तो इसको हम लोग एंगुलर में कैसे देखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन,
ठीक है, एकदम रिलेट करके चलिएगा, क्योंकि लीनियर आप पढ़ चुके हैं तो आपको एंगुलर समझने में, रिलेट करने में ज्यादा आसानी होगा, ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बेहतर बनेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की है, सेंटर पॉइंट हो गया, और ये इसको हम इस तरह से ले, तो मान लीजिए सपोज करें कि पार्टिकल जो है उसका इस डायरेक्शन में ओमेगा है और इसी डायरेक्शन में उसका अल्फा है, तो ओमेगा इंक्रीज करेगा। दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। और एक चीज आपको शायद हम नहीं बताए हों, याद नहीं है हमको, अब ध्यान समझिएगा 2 मिनट के लिए। 2 साइन कन्वेंशन है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है। 2 साइन कन्वेंशन, पहला राइट हैंड यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग फॉलो करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। तो अभी जैसे ये हम अपने पाम को टर्न कर रहे हैं, तो फिंगर्स को टर्न कर रहे हैं किधर, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में हम टर्न कर रहे हैं। तो ये टर्न कर रहे हैं, उसके बाद थंब को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है उस एंगुलर एक्सेलरेशन का या एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक, तो जो डायरेक्शन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम चले तो देखिए यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो अभी जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में कर रहा है। ठीक, एक्स वाई प्लेन में कर रहा है और जेड एक्सिस उससे परपेंडिकुलर है, मतलब यदि बोर्ड पे देखें तो बोर्ड एक्स वाई प्लेन में है और ये जो डायरेक्शन है ऐसे, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम थंब से ऐसे देख रहे हैं, तो जेड एक्सिस के पैरेलल मेरा थंब है, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का, और यही क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे तरफ दिख रहा है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल लेंगे और एक डॉट दिखाएंगे। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ motion of particle in anti-clockwise direction। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस सिंबल, दिस सिंबल represents the direction which is perpendicular to plane of board or paper and towards the viewer। मतलब समझ में आया, मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये सिंबल है किसका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये बोर्ड का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर 2 हो सकता है, या तो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, लेकिन ये किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द व्यूअर। तो जो हम देख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से, तो इस तरह से देख रहे हैं, तो ये हमारे तरफ दिखा रहा है, इसलिए टुवर्ड्स द व्यूअर हो गया। आप जब पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो पेपर पे जो सर्कुलर पाथ ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो आप आपकी तरफ पेपर से परपेंडिकुलर और आपकी तरफ जो डायरेक्शन होगा उसको एक सर्कल डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, और यदि उल्टा हुआ यानी अंदर की तरफ हुआ, जो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको लिखेंगे अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव जेड एक्सिस हमने इधर लिया है। अब उसके बाद एक और डायरेक्शन है, वो ये है, ये भी परपेंडिकुलर टू बोर्ड या प्लेन ऑफ पेपर है, लेकिन अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, आप कभी भी किसी ट्रेन से चढ़े हैं, ट्रेन पे चढ़े हैं कभी, तो आप प्लेटफॉर्म पे चढ़े होंगे, तो प्लेटफॉर्म पर कुछ गाड़ियां आप देखे होंगे कि वो दूर जा रही हैं आपसे। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला कोच में ना क्रॉस किया हुआ रहता है, क्या रहता है ना, और वो क्रॉस जो किया हुआ होता है वो धीरे धीरे दूर जा रहा होता है आपसे, यानी कि अवे फ्रॉम द व्यूअर है।
क्रॉस। तो आप उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ये जो सिंबल है तो ये लिखेंगे दिस इज दिस सिंबल बॉल represents the direction which is perpendicular to plane of board or paper and away from the viewer। और ये व्यूअर से क्या होगा, दूर होगा। व्यूअर से ये कब आएगा, जब ये मान लीजिए कि क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, तो क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है तो ये थंब का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ और व्यूअर से दूर जाता हुआ। ये इसमें हम लिखेंगे हियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव जेड एक्सिस। यहां पर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस से, और अवे फ्रॉम द व्यूअर हुआ। यानी कि जब मोशन इन जनरल यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हम डॉट को रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन में आएगा तो वो क्रॉस के थ्रू करेंगे। समझ में आया? ये किसके लिए होगा, जनरली क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं? बहुत सिंपल बात है, कोई इसमें अलग नहीं है। जैसे वहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस करते थे, नेगेटिव एक्स एक्सिस करते थे, यहां पर इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर और नेगेटिव मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो पॉजिटिव कब मिलेगा, तो थंब को टर्न करा के देखिए, तो हमारे तरफ जब डायरेक्शन आ रहा है इसका मतलब है कि मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और यदि क्लॉकवाइज टर्न कर गया तो थंब, आप क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो आप इसको ऐसे टर्न करके दिखाएंगे, तो अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप 2 मिनट समझिए। जैसे यहां पर पॉजिटिव एक्स में एक्सेलेरेशन भी है और पॉजिटिव एक्स में वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज एक्सेलेरेशन भी है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। अब उसके जस्ट उल्टा सेकंड केस में आप देखिए, सेकंड केस, इसको आप लोग फर्स्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट माना है तो इसको सेकंड मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब यहां सेंटर पॉइंट, अब यहां पर क्या कि ये डायरेक्शन को आप मान लीजिए ओमेगा है, ठीक, और ये जो डायरेक्शन है ये अल्फा है। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि डायरेक्शन दोनों का सेम है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो फिर से ओमेगा यहां क्या होगा, राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस यहां पर थर्ड बना देते हैं, थर्ड यहां भी देखिए और यहां भी थर्ड देखिए। तो थर्ड क्या है, इसमें मान लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है और वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, तो यहां वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। इसका यहां पर यदि हम ड्रॉ करके बनाएं तो सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहां पर क्या है कि ये डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का और ये डायरेक्शन है ओमेगा का, तो ओमेगा क्या होगा, यहां डिक्रीज करेगा। मैच करा रहे हैं। यहां पर अल्फा क्या है, पॉजिटिव एक्स यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और यहां ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जैसे यहां ए पॉजिटिव एक्स में है, वी नेगेटिव एक्स में है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक और इसी में एक टर्म है, वो क्या है देखिए, उसमें सेंटर पॉइंट। अब यदि मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है अल्फा का और ये डायरेक्शन है ओमेगा का, तो यहां भी ओमेगा क्या करेगा, तो बी, ए और बी में क्या अंतर हुआ, ए और बी में दोनों में सिमिलरिटी ये है कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ए और बी दोनों में डिक्रीज कर रहा है। बस अंतर ये है कि यहां पर एंगुलर वेलोसिटी एंड क्लॉकवाइज में है, यहां एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज में है, और जस्ट उल्टा है उसके। तो यानी कि यदि एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज। यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्लॉकवाइज है और डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन किस में होगा, एंटी, जस्ट उसके अपोजिट होगा। ठीक है, और एक लास्ट टर्म बच गया 4 नंबर, यहीं पर 4 नंबर बना देते हैं। 4 नंबर में क्या है कि यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है
तो वेलोसिटी क्या रहेगा, याद कीजिए। यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ही नहीं, मैग्नीट्यूड उसका जीरो है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। उसी तरह यहां पर भी 4 नंबर, यहां पर भी क्या होगा, यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन, यानी कि मान लीजिए कि ओ यहां पर अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहेगा, कहीं पर भी उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं, v बराबर होता है क्या, आर ओमेगा। और यदि मान लीजिए 4 नंबर केस में ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया। अब जब ओमेगा कांस्टेंट होगा और आर तो कांस्टेंट होता ही होता है, वो तो चेंज करेगा नहीं सर्कुलर मोशन में, तो आर भी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट, तो जो लीनियर स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, लीनियर स्पीड भी पार्टिकल का चेंज नहीं करेगा, और कांस्टेंट लीनियर स्पीड से पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, यानी सर्कुलर मोशन करेगा। समझ पाए इस बात को? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए क्वेश्चंस को डील करते समय, ठीक है। तब जब पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गए इस बात को? इसको पूरा राइट डाउन कीजिए सीक्वेंस में अच्छे से। ये वाले सीक्वेंस को एक जगह रख लीजिएगा, और ये जो लिखा है इसको बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो चार चार पॉइंट्स बताए हैं ना, इसको पहले लिख लीजिएगा। डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट नहीं है क्या? 4 केस में ऐसे नहीं बोलना कि हमको समझे ही नहीं, उसमें जो समझ में नहीं आया वो पूछना है। फोर्थ क्या नहीं समझ में आया बताओ, फोर्थ में क्या नहीं समझ में आया, वही देखो। मन लगाने के लिए नहीं क्वेश्चन करना है, समझने के लिए क्वेश्चन करना है। आप तुम्हारे सवाल से लगता है कि तुम मन लगाना चाहते हो, मन नहीं लगा रहे हो ना। क्या नहीं समझ में आया, बाकी समझ गए सब। जैसे तुम्हारा प्रश्न है, तुमको लगता है कि यहां भी ब्लैंक खाली है, वो समझ गए। एक्सेलेरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ? हाँ, करे एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया, क्या हुआ बताओ? एक्सेलेरेशन जीरो है तो कांस्टेंट, अरे ऑब्वियसली वो जीरो है, फिक्स है वो, लेकिन आप उसको कांस्टेंट नहीं करेंगे तो जीरो हो गया ना। नन जीरो वैल्यू को ना आप कांस्टेंट कहेंगे। कोई पार्टिकल का एक्सेलेरेशन जीरो कब होता है? आ? रेस्ट पर। धीरे धीरे सारे क्लई खुल रहे हैं, कौन बोला रेस्ट पर रहेगा तो जीरो होगा? अरे जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा। पढ़ चुके हैं ना, एफ इक्वल टू एम ए का नाम सुने कभी? कहां पर पढ़ा था सबसे पहले? हाँ, हम ही पढ़ाए थे ना। तो एफ इक्वल टू एम ए में एफ क्या है, फोर्स है कि नेट फोर्स है? हाँ, तुम भी क्लास के बाद मिलना। वो बोल रहा है इसीलिए कह रहे थे कि चुप रहो। वो बगल में कह रहा है इसीलिए कह रहे थे चुप रहो। तुमको क्या लगता है आप समझ रहे हैं? सब चीज रिवाइज कीजिए बढ़िया से, वो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर इतना है अवेलेबल है, उसको पढ़िए।
ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा और सबके नीचे स्पेस छोड़ दीजिएगा। आप स्पेस छोड़िएगा, घर जाकर उसमें लिखना है आपको कि ये यहां पर ओमेगा क्यों बढ़ रहा है, उसके नीचे लिखिएगा। ऐसे नोट्स बनेगा, स्पेस छोड़ छोड़ के लिखिएगा, घर जाकर उसमें लिखिएगा पेंसिल से या पेन से, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और यदि कंफ्यूजन रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा, फिर उसमें लिखिएगा। स्पेस रहेगा तो लिख पाएंगे। यही आपका मेन नोट्स बनेगा। CW SW नहीं ना कर रहे हैं कि यहां पर पहले लिख लेते हैं और यहां पर रफ वर्क है, ये घर जाकर फेयर करेंगे। जीवन ही CW SW हो जाएगा। फिर आपका जो है यही लिखना है। अब उसके बाद स्पेस बना के रखना है, जब रिवीजन करिएगा तो उसमें वो सारे इंफॉर्मेशन पुट करते जाइएगा। वो आपका नोट्स होगा, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसको लिखना है उसमें, और यही नोट्स को रिवाइज करते रहना है जब टेस्ट होगा। ऐसे प्रिपरेशन होता है। आज भी मेरा आप नोटबुक देखेंगे, उसमें इतना स्पेस खाली रहता है कि हम जब भी कुछ होता है तो हम वहां लिखते हैं। देखिए, अभी आप लोग को यही पढ़ा रहे हैं, इसमें फिर हम क्वेश्चन एक जोड़े हैं, ये क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं, ये क्वेश्चन अभी कराएंगे, फिर डायरेक्शन मेंशन किए, सब कुछ मेंशन किए, स्पेस छोड़े, फिर यहाँ लिखेंगे। नोट्स ऐसे तैयार होता है। मेरे जैसा आदमी नोट्स बना के तैयार किए हुए है, जिसको कि एग्जाम नहीं देना। हर सब्जेक्ट का मेरे पास, हर चैप्टर का मेरे पास नोट्स बना हुआ है। उसको हमेशा इस तरह से तैयार कीजिए कि उसमें जोड़ते रहना है हमेशा कुछ ना कुछ। कोई अच्छा क्वेश्चन मिला, जोड़ दिया, उसमें हो गया। अब पेज नहीं बचाना है, पेज बचा के कुछ फायदा नहीं है। धीरे धीरे अटेंडेंस बहुत शॉर्ट हो गया है। सब लोग कहाँ चले गए? सब छुट्टी मनाने चले गए। पहले ही छुट्टी मना रहे हैं सब। 24 स्टूडेंट हैं टोटल। देखिए कितना लोग आए हैं आज। 8 और 5, 13 लोग आए हैं। 11 लोग एब्सेंट हैं। इस बार टेस्ट में फिजिक्स का क्वेश्चन कैसा था? लेवल क्या था? 10 में क्या आप टफनेस का लेवल क्या देंगे आउट ऑफ 10? हाँ, उत्कर्ष, आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स दोगे टफनेस के मामले में? आउट ऑफ 10 में 10 दोगे तुम? 100 कहां से दे दोगे? 10 ही है तो। मतलब इतना टफ है, 10 गुना बढ़ा दिया उसको। हाँ, तुम बताओ साक्षी, कितना 10 में कितना मार्क्स दोगे टफनेस के मामले में? 5-6, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी था। प्रैक्टिस थोड़ा सा बढ़िया करना पड़ेगा, प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तब क्वेश्चन तुरंत स्ट्राइक करेगा माइंड में कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। कहीं कहीं सीडो फोर्स लगेगा, कहीं कहीं सीडो फोर्स नहीं लगेगा। आपको वो देखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है मेरा। और प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में समय कम लगेगा आपको, समझ गए? और उतना ही आपका समय बचेगा उस क्वेश्चन के लिए जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस रहेंगे। एटलीस्ट 90% से ऊपर मार्क्स रहना चाहिए हर टेस्ट में, तब आपका प्रिपरेशन एक ढंग का हो रहा है। मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग दैट कि यू विल बी क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि आप क्वालिफाई कर ही लीजिएगा, लेकिन हाँ एक ढंग का प्रिपरेशन हो रहा है। अभी तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं हो रहा है।
हो गया? तो स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मैथ क्लास स्टार्ट, मतलब मैथ के सर आ गए होंगे। तो आज पहले ही उनको बुला लिए थे। एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग घर पे बना के आइएगा। ठीक है, अभी लिखो ना, क्वेश्चन ऐसे ही हम लिखा देंगे। थोड़ा सा इस साइड को, इसको हटा दें। ठीक। कोई डाउट हो तो क्लास के बाद आके पूछ लीजिएगा मेरे से, डाउट मत रखिए मन में। सॉरी, रुक जाइए, एक्सेलेशन नहीं। चलिए सॉल्व कीजिएगा, कल आंसर इसका डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग मैग्नीट्यूड देखे, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूरा देख लिया हम लोग। उसके बाद कुछ और टर्म जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, कल हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, और कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और परसों का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो क्लास में पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन का समाप्त होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सारा चीज हम लोग पूरा का पूरा मैथमेटिक्स से समझेंगे कल या परसों क्लास में, इसलिए मिस नहीं करिएगा एकदम। ठीक है, तब रोटेशन क्लियर समझ में आएगा आपको। इसको कल बना के आइएगा, डिस्कस करेंगे हम लोग।